नमस्कार साथियों, सीटेट इंग्लिश पेडागोजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेशन है ये, और इसमें इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द मेन पर्पस। द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट इज, जो असेसमेंट होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है। टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, राइटिंग की प्रैक्टिस कराना भी नहीं होता है। टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये विकल्प अच्छा हो सकता है। टू डिसाइड पास एंड फेल, टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स। अचीवमेंट तो मेजर करते ही हैं, लेकिन जो इसका पर्पस होता है मुख्य वो ये है, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी जो असेसमेंट करते हैं हम क्लास में उसका मुख्य उद्देश्य होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट, व्हेन यंग लर्नर्स आर टॉट, जब भी लर्नर्स को पढ़ाया जाता है, टू इम्प्रूव, सिखाया जाता है इम्प्रूव करना देयर स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, स्पेलिंग का ध्यान रखो, पंक्चुएशन का ध्यान रखो। ये सारी बातें जब लर्नर्स को सिखाते हैं तो इससे क्या होगा, उनमें क्या बदलाव आएगा। नेचर, दे विल नर्चर देयर क्रिएटिविटी को नर्चर करेंगे, शार्पन देयर लिसनिंग स्किल या इंप्रूव देयर एक्यूरेसी, एनहेंस देयर फ्लुएंसी। तो एक्यूरेसी में सारी बातें आ जाती हैं। When young learners are taught to improve their spelling and punctuation, they will improve their accuracy. जब यंग लर्नर्स को पढ़ाया जाएगा इम्प्रूव करना, स्पेलिंग में इम्प्रूवमेंट और पंक्चुएशन में इम्प्रूवमेंट, तो वो क्या करेंगे, वो एक्यूरेट हो जाएंगे, यानी वो जो भी लिखेंगे, जो सुनेंगे, जो भी पढ़ेंगे वो एकदम एक्यूरेट होगा, यानी एक्यूरेसी बढ़ जाती है इन सारी चीज़ों से। नेक्स्ट, इंस्टीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछने के बजाय गेटिंग आंसर्स फ्रॉम अर लर्नर्स, अपने स्टूडेंट से क्वेश्चंस और आंसर करने से अच्छा है कि टीचर गिव्स सम शॉर्ट टेक्स्ट, छोटे छोटे कुछ टेक्स्ट देता है, एंड आस्क अर लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चंस, और उस टेक्स्ट से बच्चों से कहता है कि इससे क्वेश्चंस बनाइए। हर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू, तो उस टीचर का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पर ऐसा क्यों कराता है ये आपको बताना है। तो मेक द लर्नर्स रियलाइज द डिफिकल्टी फेस्ड बाई टीचर्स इन प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर्स। अरे पेपर्स को बनाने में टीचर्स के सामने क्या समस्याएं आती हैं ये दिखाना उद्देश्य थोड़ा ही होता है। स्टूडेंट्स को ये थोड़ा ही समझाने की कोशिश करते हैं, गलत हो जाएगा। एनहेंस द लर्नर्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन और भी अभी देखेंगे। ट्रेन द लर्नर्स एज गुड क्वेश्चंस पेपर सेटर्स, क्वेश्चन पेपर सेटर्स, टेक देयर हेल्प ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में उनकी हेल्प लेना भी उद्देश्य नहीं है इसका, यानी इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज एनहेंस द लर्नर्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यानी जब कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को छोटे छोटे टेक्स्ट देता है और कहता है कि इस टेक्स्ट को पढ़िए और इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो बनाइए आप, यानी इस टेक्स्ट को पढ़ो, कोई 10 क्वेश्चन इसमें से बनाओ, तो स्टूडेंट्स को इस काम को कराएंगे तो बच्चे का एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, यानी विश्लेषणात्मक सोच बढ़ेगी, क्रिटिकल थिंकिंग भी प्रमोट होगी। ठीक है, तो एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन या इस टाइप की एक्सरसाइज, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हियर। यंग लर्नर्स विल एंजॉय अ प्ले इंक्लूडिंग इन द टेक्स्ट बुक व्हेन दे, कोई भी टेक्स्ट बुक है उसमें एक प्ले दिया है, तो एंजॉय अ प्ले, जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं आपके वो कैसे एंजॉय करेंगे उस प्ले को जो टेक्स्ट बुक में दिया है, मतलब उन्हें ज़्यादा अच्छे से कब समझ में आएगा, कब उन्हें मजा आएगा उस प्ले को समझने में। तो इनएक्ट द प्ले, जब प्ले को एक्ट कराया जाएगा यानी उसमें रोल प्ले कराया जाएगा। गेट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्ले फ्रॉम द टीचर, या जब टीचर उस प्ले के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करे, प्ले को एक्सप्लेन करे। ठीक है, या फिर क्या है, रीड द प्ले साइलेंटली, धीरे से आराम से सुकून से उस प्ले को पढ़ करके सुनाए। लिसन टू द टीचर रीडिंग द प्ले, और टीचर को सुने जब टीचर रीड कर रहा हो वो प्ले को। तो कोई प्ले है, प्ले का उद्देश्य होता है बच्चों को उस प्ले को क्या करना है, स्टेज पर परफॉर्मेंस करके बच्चों को कैरेक्टर्स के थ्रू समझाया जाए। तो एंजॉय जब ही करेंगे यंग लर्नर्स उस प्ले को अच्छे से जब उस प्ले को इनएक्ट किया जाएगा। इनएक्ट का मतलब ये होता है जब उस प्ले को मंच पर, स्टेज पर उसका मंचन किया जाएगा, यानी स्टेज पर परफॉर्मेंस कराई जाएगी उसकी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। एक अप्रोच होता है, मेथड होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट, रचनावाद इसे कहते हैं हिंदी में। टू लैंग्वेज लर्निंग लर्नर्स आर एनकरेज टू। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में लैंग्वेज लर्निंग जब करते हैं तो वहां पे लर्नर्स को एनकरेज किया जाता है क्या काम करने के लिए, अवॉइड एरर्स कंप्लीटली, कि बिल्कुल भी कोई गलती ना करे, ऐसा नहीं किया जाता है। प्रैक्टिस लैंग्वेज ड्रिल मैकेनिकली, लैंग्वेज की ड्रिल यानी अभ्यास कराया जाए मैकेनिकल, एकदम मशीनी तरीके से एकदम कराया जाए, ये भी गलत है। लर्न ग्रामर रूल्स बाय रोट, रोट का मतलब है रट करके ग्रामर के रूल्स को सिखाना, ये भी नहीं होगा। डिस्कवर द रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल्स, यानी बहुत से एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको पढ़े स्टूडेंट और उनसे सीखे कि इसमें ग्रामर का रूल कौन सा फॉलो हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी विल बी राइट है। यानी क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का मतलब यही है कि स्टूडेंट्स को ग्रामर डायरेक्ट ना पढ़ाई जाए, उन्हें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाएं, टेक्स्ट को पढ़ें और उसमें से वो समझें खुद ही अपना कंस्ट्रक्टिविज्म के थ्रू, यानी रचनात्मक तरीके से चीजों को सीखें, ग्रामर को सीखें। तो डिस्कवर द रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल्स, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आफ्टर ए स्टोरी टेलिंग सेशन, एक स्टोरी टेलिंग सेशन हुआ यानी एक बच्चों को स्टोरी सुनाई गई। द लर्नर्स आर आस्क्ड टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, और पूरी स्टोरी स्टूडेंट्स को सुनाई गई। उसके बाद में स्टूडेंट्स से कहा कि आप अपने ढंग से इस स्टोरी का जो एंड है, इस स्टोरी का जो एंड है उसे चेंज कर दो, यानी इसमें कुछ बदलाव कर सकते हो क्या, इसका एंड कुछ अलग तरीके से आप दिखा सकते हो, ऐसा बच्चों से करवाया जाता है। दिस विल हेल्प द लर्नर्स, इससे बच्चों में क्या बदलाव आता है, यानी इससे बच्चे क्या सीखते हैं, क्या समझ में आता है उनके। डेवलप लाइब्रेरी रेफरेंस स्किल्स, लाइब्रेरी रेफरेंस स्किल का कोई मतलब है नहीं यहाँ पर। इवेल्युएट द टीचर्स ओरिजिनलिटी, टीचर की ओरिजिनलिटी को इवेल्युएट करना भी उद्देश्य नहीं होता। बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव, अगर बच्चों से कहते हैं कि इसका जो एंड है स्टोरी का ये इस ढंग से हुआ है ना, इसे इसके अलावा और किस ढंग से इसका एंड हो सकता था, स्टोरी का अंत कैसे हो सकता था, करके दिखाओ, तो वहां पर बच्चों की इमेजिनेटिव पावर का यूज होता है, क्रिएटिव थिंकिंग यूज होती है, यानी बच्चा इमेजिनेटिव बनेगा ऐसा करने से और क्रिएटिव बनेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंडरस्टैंड ग्रामर बेटर, ये भी बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले, जो रोल प्ले होता है, रोल प्ले कराया जाता है क्लास में, रोल प्ले एक्टिविटी कराई जाती है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है वो आपको बताना। रोल प्ले करने से क्या होता है, टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट, रोल प्ले का संबंध रीडिंग हैबिट से है नहीं। टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव यानी संप्रेषण की जो दक्षता है, क्षमता है, उसे इम्प्रूव करने से संबंधित तो खैर हो सकता है। टू डेवलप एक्टिंग टैलेंट, एक्टिंग टैलेंट नहीं होता है इसका उद्देश्य, रोल प्ले कराते हैं इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को एक्टिंग सिखा रहे हैं, ये नहीं होता है। टू एवेल्युएट डायलॉग राइटिंग स्किल्स, रोल प्ले करा रहे हैं तो इससे बच्चों की डायलॉग राइटिंग स्किल का भी इवेल्युएशन नहीं हो पाता है। जो रोल प्ले का उद्देश्य भी होता है इम्प्रूव करना कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, बच्चे कम्युनिकेट किस ढंग से कर पा रहे हैं, जैसे उन्हें जो भी डायलॉग दिया है सामने वाले से उसे बोलना है, तो कितने कॉन्फिडेंस के साथ, कितने कॉम्पिटेंस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है उस बात को, ये रोल प्ले उसे सिखाता है। तो रोल प्ले का उद्देश्य होता है इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर है। लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्नड, लैंग्वेज स्किल्स जो भाषा संबंधी जो स्किल्स हैं उन्हें बेस्ट तरीके से सीखा जाता है, किस ढंग से, इफ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। लैंग्वेज स्किल्स विद द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग एंड मैकेनिकल और चैलेंजेस के थ्रू लैंग्वेज स्किल्स जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से सिखाया जाए। व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन आइसोलेशन, लैंग्वेज स्किल्स कब सीखी जाती हैं अच्छे तरीके से, जब उन्हें आइसोलेशन, लैंग्वेज स्किल्स की अगर हम बात करें तो हमने क्या कहा, LISTENING, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यही तो 4 स्किल्स हैं, लैंग्वेज स्किल्स हैं। अब इन चारों स्किल्स को अच्छे ढंग से कैसे लर्न किया जाता है, तीसरा ऑप्शन ये बता रहा है व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन आइसोलेशन वन स्किल एट टाइम, यानी जब हम स्पीकिंग सिखा रहे हैं, जब हम रीडिंग सिखा रहे हैं तो केवल रीडिंग की ही बात करें, उन्हें स्पीकिंग पे बिल्कुल ध्यान ना दें, लिसनिंग पे ना फोकस करें, राइटिंग पे भी फोकस ना करें, केवल 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 रीडिंग पे ही काम कर रहे हैं या केवल स्पीकिंग पे ही काम करे जा रहे हैं, तो ये होता है गलत।
तो इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ओनली थ्रू रिटन टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, और चारों स्किल्स केवल रिटन तरीके से थोड़े की जा सकते हैं, क्योंकि चारों स्किल्स लिसनिंग है, स्पीकिंग है, इन्हें कितना भी लिखते रहो, लिसनिंग स्किल के लिए आपको लिसन करना ही पड़ेगा अच्छे ढंग से, स्पीकिंग के लिए आपको स्पीक करना ही पड़ेगा, तो रिटन टेस्ट भी इसका आंसर नहीं है। लैंग्वेज स्किल्स सबसे अच्छे तरीके से तब सीखी जाती हैं इफ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, जब वो इंटीग्रेटेड मैनर में, यानी लिसनिंग के साथ स्पीकिंग भी हो रही है, स्पीक जो करते हैं उसे राइट भी कर रहे हैं, जो राइट कर रहे हैं उसे रीड भी कर रहे हैं, यानी इंटीग्रेटेड मैनर में चारों स्किल्स का मिला जुला रूप जब होता है तभी हमारे ज्यादा समझ में आता है। तो लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्न इफ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, ऑप्शन ए इसका बेस्ट ऑप्शन है। सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल हेल्प्स टीचर्स इन, सब्स्टिट्यूशन टेबल है, कोई एक टेबल है, इसमें इस तरीके से मान लो सब्स्टिट्यूशन टेबल मान लो दे दिया गया है, यहाँ पे आर लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ एम लिखा है, ठीक है, एन लिखा है, इसी तरीके से और भी कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पर सी लिखा है, यहाँ पर टी लिखा है। तो अब क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस तरीके से जो वर्ड बना रहे हैं, आर ए एम रैम बन गया आपका, सी ए टी कैट बन गया, तो इससे क्या है सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल, इस टाइप का जो सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल है ये हेल्प करता है टीचर्स की, किस में हेल्प करता है बताइए, तो ये इम्प्रूव द फ्लुएंसी ऑफ लर्नर्स, फ्लुएंसी स्पीकिंग से संबंधित है ही नहीं, तो ये फ्लुएंसी को इम्प्रूव नहीं करता है। इवेल्युएट द लिसनिंग स्किल, भी लिसनिंग स्किल को भी इवेल्युएट नहीं करता है। गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस सही हो सकता है, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज की प्रैक्टिस होती है वो कंट्रोल्ड वे में होती है, क्योंकि जितना बन सकते हैं शब्द उतने ही बन पाते हैं। डेवलपिंग फ्री राइटिंग स्किल्स, ये भी उद्देश्य नहीं है। तो सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल्स हेल्प टीचर्स इन गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर है। लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में आपको बताना है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। पहला ऑप्शन है इन्वॉल्व्स अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू द एनालिसिस एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ग्रामर एज वेल एज टू द मेमोराइजेशन ऑफ वोकेबलरी। मेमोराइजेशन की बात कर दी और ऑप्शन गलत हो गया, यानी रटना तो कुछ है ही नहीं, ऑप्शन ये हो नहीं सकता। लैंग्वेज एक्विजिशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन में एक इनेट, एक जन्मजात कैपेसिटी होती है, उसके थ्रू कोई भी व्यक्ति जो लर्न करता है कोई नेटिव लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज को, उसे हम लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तीसरा ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ टेक्निक इंटेंडेड टू सिमुलेट द एनवायरनमेंट इन विच चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। ये बहुत अच्छा विकल्प है, दूसरा भी गलत था। रिक्वायर्स द मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन दे दिया इसलिए ये गलत हो गया। नेसेसरी वोकैबुलरी की बात कर दी, ये भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन सी इसका सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ टेक्निक इंटेंडेड टू सिमुलेट, सिमुलेट का मतलब होता है ग्रहण करने के सेंस में, समझने के सेंस में, उसे अपने व्यवहार में लेने के सेंस में। सिमुलेट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को सिमुलेट करता है स्टूडेंट्स इन विच चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज, और अपने नेटिव लैंग्वेज का मतलब आम बोलचाल की जो भाषा है वहाँ पर की उस एनवायरमेंट में उसको लर्न कर लेता है, यानी सीख लेता है, अनजाने में ही सीख लेता है, उसे लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका भी था सही। क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज, असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या है, यानी असेसमेंट का क्या होता है सिस्टम? क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क होता है, क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स होता है, जनरल इंप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जो असेसमेंट होता क्या है आपको ये मानना है, क्राइटेरिया क्या है। स्कोरिंग की भी नहीं, गाइडलाइंस विद मार्किंग स्कीम नहीं, क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स तो होता है लेकिन वहां पे ये नहीं पूछ रहा है। क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज जनरल इंप्रेशन, असेसमेंट कोई है तो वो तभी उसे असेसमेंट कह सकते हैं हम लोग जब उस असेसमेंट से स्टूडेंट्स की एबिलिटीज का इम्प्रेशन हो, यानी वो असेसमेंट जब उस बच्चे पर अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें तो स्टूडेंट की एबिलिटीज दिखे, यानी एबिलिटीज का इम्प्रेशन दिखे, बच्चों की क्षमताओं का पता चल जाए, यही क्राइटेरिया होता है। यही अगर चीजें मिल रही हैं तो समझ लो कि वो असेसमेंट है, उसे हम असेसमेंट कह सकते हैं। ऑप्शन बी विल बी आंसर हियर।
व्हाट इज टॉट इज नॉट व्हाट इज लर्नड, यानी जो हम लोगों ने पढ़ाया गया जरूरी नहीं है कि वो सब लर्न हो जाए। व्हाट इज टॉट इज नॉट व्हाट इज लर्नड, जो कुछ भी पढ़ाया वो सब कुछ सीखा नहीं कहा जा सकता। यानी बहुत सारी चीजें हम पढ़ाते हैं, कुछ बच्चों को समझ में आ जाती हैं, कुछ स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आती हैं। तो ऐसे में क्या है, स्टूडेंट्स पे अटेंशन ड्यूरिंग इनफॉर्मल डिस्कशंस, बिकॉज स्टूडेंट्स पे करते हैं अटेंशन ड्यूरिंग इनफॉर्मल डिस्कशंस। अ टीचर सोशियो इकोनॉमिक लेवल में डिफर वाइडली फ्रॉम द स्टूडेंट, टीचर का सोशियो इकोनॉमिक लेवल डिफरेंट है तो उससे क्या मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी हमने सिखाया है जरूरी नहीं कि वो सब कुछ सीख लिया गया हो। इसका अर्थ क्या है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज स्टूडेंट पॉजेज, विद्यार्थियों में होती हैं क्या, डिफरेंट एबिलिटीज, पर्सनालिटीज, विभिन्न प्रकार की क्षमताएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं लोगों में, स्टूडेंट्स में, एंड कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स, और भिन्न भिन्न प्रकार के बैकग्राउंड से आते हैं। तो इसी वजह से डिफरेंट एबिलिटी है, किसी में क्षमताएं ज्यादा हैं, अच्छी एबिलिटी है तो वो जो भी सीखा सीख लेता है, किसी में उतनी एबिलिटी नहीं है तो उससे वो जितनी सारी बातें आपने सिखाई हैं वो उन सारी बातों को नहीं सीख पाएगा, यानी कम बातों को सीख पाएगा। तो यही होता है कि व्हाट इज टॉट इज नॉट व्हाट इज लर्न, जो भी हम लोगों ने पढ़ाया है वो सब कुछ सीख नहीं पाया गया, यानी ऑप्शन सी। इसीलिए नहीं सीख पाते हैं क्योंकि हर बच्चे की क्षमताएं, सीखने की क्षमता अलग अलग है। ठीक है, टीचर और लर्नर कैन नेवर फुली मास्टर एनी डिसिप्लिन, ये बात भी गलत हो जाती है। आई लव्ड ओफिलिया, देखिए यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन, किससे, फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार से क्वेश्चन आ गया है। आई लव्ड ओफिलिया 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट, मैं इतना ओफिलिया से प्यार करता हूँ, ओफिलिया से कितना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट, जितना उसके 14,000 भाई तक नहीं कर सकते हैं। विद ऑल दियर क्वांटिटी ऑफ लव मेक अप माई सम, और जितना वो सब करेंगे ना मिला के, उनके सारे प्यार को मिला दो तब भी हमारे बराबर नहीं हो पाएगा, इतना प्यार करता हूँ ओफिलिया को। ठीक है, इसमें क्या है, द फ्रेज, ये जो फ्रेज ऊपर दी गई है 40,000 ब्रदर्स इलस्ट्रेट अ फिगर ऑफ स्पीच, इसमें एक अलंकार छुपा हुआ है। वो अलंकार कौन सा है, तो पर्सनिफिकेशन को कहते हैं, व्यक्तिकरण या मानवीकरण वो है नहीं, एलिगरी भी है नहीं, इमेजरी भी है नहीं, यहाँ पर है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब है यहाँ पर हो रही है अतिशयोक्ति, क्या हो रही है, अतिशयोक्ति हो रही है। अतिशयोक्ति सही लिखा कि गलत लिखा ये हमें खुद नहीं पता है, आप देख लेना, अतिशयोक्ति, ठीक, हाइपरबोल इसका सही ऑप्शन है बी। द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स वाइल प्लेइंग अ ग्रामर गेम, स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं जब वो प्ले कर रहे होते हैं ग्रामर गेम, ग्रामर से संबंधित कोई गेम खेल रहे होते हैं। द टीचर शुड, ऐसे में स्टूडेंट, टीचर्स को क्या करना चाहिए, टीचर की जिम्मेदारी क्या है, वो ऑप्शन में है, ढूंढ लीजिए। कॉल असाइड द स्टूडेंट इंचार्ज इन द ग्रुप एंड इंस्ट्रक्ट हिम हर टू गाइड द स्टूडेंट्स, बच्चों को कॉल असाइड द स्टूडेंट इंचार्ज, स्टूडेंट्स का जो इंचार्ज है तुरंत उसे बुलाओ ग्रुप में, एंड इंस्ट्रक्ट, और उन्हें खबरदार कर दो कि उन्हें गाइड करें, बच्चों को सही से समझाएं, ये बात तो गलत है। क्वाइटली नोट डाउन द मिस्टेक्स एंड होल्ड अ रिमेडियल क्लास फॉर द एयरिंग स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इससे अच्छा कोई होगा नहीं, चाहे देख लीजिए। क्वाइटली नोट डाउन द मिस्टेक, चुपचाप जब भी ग्रामर गेम प्ले हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, तो क्वाइटली नोट डाउन द मिस्टेक्स, शांतिपूर्वक उनकी जो गलतियां हैं उन्हें लिखते जाइए, एंड डिस्कस देम विद द क्लास, और पूरी क्लास के साथ, आफ्टर द एक्टिविटी, जब एक्टिविटी फाइनल हो जाए तब क्लास के साथ में उन गलतियों को डिस्कस करें। ये तरीका भी अच्छा होता है लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से सही नहीं है। अगला है कॉल असाइड द एरिंग स्टूडेंट एंड ऑफर सम गाइडेंस, जो स्टूडेंट्स गलत कर रहे थे, एरिंग कर रहे थे, गलतियां कर रहे थे, उन्हें एक साइड में बुलाओ और उन्हें कुछ गाइडेंस दे दो, तो ये भी, इससे भी काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सटीक आंसर वही है जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई स्टूडेंट्स ग्रामर गेम खेलते समय मिस्टेक कर रहे हैं तो पहली बात उन्हें बीच में टोकना नहीं है बिल्कुल भी। क्वाइटली नोट डाउन द मिस्टेक्स, जो भी गलतियां करें चुपचाप शांतिपूर्वक नोट कीजिए, एंड होल्ड रेमेडियल क्लास, और उनके बाद में उन स्टूडेंट्स को जो भी गलती कर रहे हैं, एरिंग स्टूडेंट्स जिसे कहते हैं, उनकी एक रेमेडियल क्लास लगा दीजिए, यानी जहां जहां पर उन्हें समस्या आ रही थी, आपने जहां जहां देखा कि किस किस पॉइंट पर ये बच्चे नहीं समझ पा रहे थे, वो सारी बातें एक रेमेडियल क्लास में उन्हें समझा दीजिए, यानी यही सबसे अच्छा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस टू कंप्लीट अ वर्कशीट, दो ग्रुप हैं, ए ग्रुप है, दूसरा बी ग्रुप है।
दोनों ग्रुप्स में स्टूडेंट्स डिवाइड हैं। अब वो एक दूसरे से पूछते हैं और आंसर देते हैं, यानी क्वेश्चंस पूछते हैं और दूसरे वाले आंसर देते हैं, फिर पहले वाले क्वेश्चन दूसरे वाले क्वेश्चन पूछते हैं और पहले वाला ग्रुप आंसर देता है। तो ऐसे में क्या कर रहे हैं इस वर्कशीट के थ्रू, दिस इज अ रोल प्ले, रोल प्ले नहीं हो रहा, रोल प्ले होता तो स्टेज पर होता है। दिस इज एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी भी नहीं, इंफॉर्मेशन गैप नहीं, जैसे क्वेश्चन पूछा तुरंत किसी ने आंसर दिया, इंफॉर्मेशन गैप की बात नहीं है। कंट्रोल्ड इंटरव्यू भी नहीं है, कंट्रोल्ड इंटरव्यू का मतलब होता है कि पहले से ही क्वेश्चंस बना दिए गए हैं, फिक्स कर दिए कि पूछना इसी में से है, आपको इससे बाहर नहीं पूछ सकते, तो कंट्रोल्ड इंटरव्यू भी नहीं है ये। इट इज एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी, कोई जो भी इंफॉर्मेशन ग्रुप ए के पास है वो ग्रुप बी के स्टूडेंट्स को दे रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन ग्रुप बी के पास है वो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स को दे रहा है, ठीक, ए ग्रुप बी को और बी ग्रुप ए को। तो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, इसलिए इसे ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी कहते हैं। ऑप्शन डी विल बी राइट हियर। लिसनिंग स्टिमुलस, लिसनिंग स्टिमुलस क्या है, क्या काम है इसका, ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। A listening stimulus enable student to discuss a set of criteria which they prioritize to complete and present a task। जो लिसनिंग स्टिमुलस है वो इनेबल करती है स्टूडेंट्स को डिस्कस करने के लिए टू अ सेट ऑफ क्राइटेरिया विच दे प्रायोरिटाइज टू कंप्लीट अ प्रेजेंट टास्क। ठीक है, कोई भी टास्क प्रेजेंट करने की बात नहीं है, कोई भी कंप्लीट करने की बात नहीं है, ना ही किसी सेट ऑफ क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। दूसरा देखो लिसनिंग से संबंधित है, यानी लिसनिंग के फायदे या लिसनिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ पूछा गया होगा। अ लिसनिंग स्टिमुलस presents inputs to separate groups of students who gather again to share what they listened। तो लिसनिंग स्टिमुलस के थ्रू क्या होता है, इनपुट दिया जाता है सेपरेट ग्रुप्स को, बच्चों के अलग अलग ग्रुप्स को स्टिमुलस दिया जाता है। who gather again to students who gather again to share, फिर वो बच्चे इकट्ठे होते हैं दोबारा से और शेयर करते हैं what they listened, उन्होंने क्या क्या सुना, ये सारी बातें वो बताते हैं। ये भी बहुत ही आइडियल आंसर नहीं है। लिसनिंग स्टिमुलस प्रेजेंट एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी, लिसनिंग स्टिमुलस का मतलब है इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी, यानी कोई भी बात एक बार भी बच्चे को यहाँ पर बता दी गई, कोई भी बात बता दी गई, उसके बाद में बहुत सारी बातें यहाँ पर होती रहीं, ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे और होती रहीं, उसके बाद में स्टूडेंट से फिर से इसी संबंधित बात पूछ ली गई, यानी बहुत बीच में थोड़ा सा घुमाया गया, गैप दे दिया गया इस इंफॉर्मेशन के बाद में और फिर से वही बात पूछ ली गई, इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी। और ये उत्तर, इस बात का उत्तर जब भी कोई स्टूडेंट दे पाता है जब उसने इसके पहले पार्ट को अच्छे से सुन रखा होता है। तो यही तो एक लिसनिंग स्टिमुलस है, जो भी स्टिमुलस मिले उन्हें अच्छे से माइंड में रखना, व्यवहार में रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी इसीलिए कराई जाती है कि जो भी लिसनिंग स्टिमुलस आपको दी गई थी उसका प्रभाव आप पर कितनी देर तक बना रहता है, यानी वो बातें आपके दिमाग में कितना टिकती हैं, सच एज गिविंग डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट हियर, इज लिसनिंग टू गुड कमेंट्री टू रिव्यू। ठीक, ये भी गलत हो जाएगा। 17 के बाद है 18, रिट्रीवियल स्किल इन राइटिंग। राइटिंग में एक रिट्रीवियल स्किल होती है और रिट्रीवियल स्किल का मतलब आपको बताना है। इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन वाइल रीडिंग लिसनिंग, नहीं, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना इसका उद्देश्य नहीं होता। नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग, नोट मेकिंग और नोट टेकिंग भी रिट्रीवियल स्किल्स का मतलब नहीं है। रिट्रीवियल स्किल का मतलब यह है डायग्रामिंग, कोई भी बात है उसे हम डायग्राम के थ्रू लिख पाए, समझा पाए, बता पाए, एंड समराइजिंग, जो भी चीजें हमें बहुत बड़ा अध्याय देखने को मिला उसके समराइज कर पाए, उसकी सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ पाए, तो रिट्रीवियल स्किल्स कहते हैं डायग्रामिंग एंड समराइजिंग को। अगला है एबिलिटी टू डू एक्सटेंसिव रेफरेंस बुक, ये बात बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट है नॉम चॉम्स्की रेफरेंस टू डीप स्ट्रक्चर्स। नॉम चॉम्स्की का जो रेफरेंस है जिसमें इन्होंने डीप स्ट्रक्चर की बात की है, मीन्स इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल ग्रामर। नॉम चॉम्स्की ने एक टर्म दिया था ना, यूनिवर्सल ग्रामर, अंडरलाइंग ऑल लैंग्वेजेस एंड करस्पॉन्डिंग टू एन इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो नॉम चॉम्स्की का जो डीप स्ट्रक्चर्स का मतलब है कि यूनिवर्सल ग्रामर अंडरलाइंग ऑल लैंग्वेजेज, जो भी यूनिवर्सल ग्रामर है वो हर किसी लैंग्वेज पर अप्लाई होती है, एंड करस्पॉन्डिंग टू एन इनेट कैपेसिटी, और जो जन्मजात क्षमता है ह्यूमन ब्रेन की उससे करस्पॉन्डेंस का मतलब है वहां से चीजें निकल कर आती हैं। तो ये हमें ऑप्शन सही लग रहा है, आगे भी देखेंगे।
हिडन सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल लर्न थ्रू इंटेंसिव स्टडी। इंटेंसिव का मतलब गहन अध्ययन के बाद में जो समझ में आए हमें ग्रामर के रूल, उससे इसका अर्थ नहीं है। अगली बात यह है कि डीप स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे होता है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर दैट हैज लेड इन टर्न टू इंक्रीज इंटरेस्ट इन कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक। ठीक है, डीप स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ बताया अ ट्रेंड दैट इंग्लिश इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सिलरी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सिलरी लैंग्वेज है, ये बात भी गलत है। इसका जो सबसे अच्छा ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। A special teacher special needs language classroom is ideally। स्पेशल नीड्स लैंग्वेज क्लासरूम मुख्य तौर पे क्या होता है, उस आदर्श क्लासरूम क्या होता है, उसकी बात क्या है, मुख्य बात क्या है। एक्स्ट्रा टीचर्स, स्पेशल नीड लैंग्वेज क्लासरूम में एक्स्ट्रा टीचर्स नहीं होते हैं टू हेल्प रेगुलर स्टूडेंट। रेगुलर स्टूडेंट्स के को हेल्प करने के लिए हमेशा एक्स्ट्रा टीचर थोड़े होते हैं। एक्सक्लूसिवली फर्निश्ड, बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड होती है, ऐसी बात भी जरूरी नहीं होती है। लोकेटेड सेपरेट, लोकेट तो सेपरेटेड कोई जरूरी नहीं, क्लासरूम में ही उसी क्लासरूम में बैठा के भी बच्चों को रिमेडियल टीचिंग दी जा सकती है, कोई जरूरी नहीं उसके लिए अलग से ही आपको बैठने की व्यवस्था हो। तो स्पेशल नीड लैंग्वेज क्लासरूम आइडियली क्या होता है, इंटीग्रेट्स ऑल टाइप ऑफ लर्नर्स। अगर स्पेशल नीड वाले हैं, चाहे वो चाहे जिस क्षेत्र के हों, चाहे जिस शरीर के पार्ट में या मेंटल सोशल किसी तरीके की जो उनमें स्पेशल नीड है, उस बात को ध्यान में ना रख करके सभी स्पेशल नीड वालों को, हर तरह के बच्चों को एक ही क्लास में बिठा देते हैं और उन्हें सिखाते हैं। ठीक, तो इंटीग्रेट्स ऑल टाइप ऑफ लर्नर्स 20। यही थे हम लोग के पास 20 क्वेश्चंस जो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए। अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, जैसा आपको ये लगा, जिस तरीके से जितना मजा आया, जितना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। Till then, keep learning and keep practicing. Thank you. Thanks for watching.